हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। आज से हम जेनेटिक्स यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट से समथिंग अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो जेनेटिक्स टर्म है वो बैटसन ने दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। 1822 से 1884 तक इनका जीवन काल रहा है, यानी कि इनका जो जन्म था वो 1822 को हुआ था। 1884 तक ये जीवित रहते हैं। फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? एल्कैप्टोन्यूरिया को कहते हैं। और ये एल्कैप्टोन्यूरिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होता क्या है कि उनका जो यूरिन होता है वो एयर के कांटेक्ट में आकर के ब्लैक हो जाता है। ठीक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं? मॉर्गन को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ड्रोसोफिला पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। ओके, तो जो हमारा जेनेटिक्स यूनिट है इसमें 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके, तो व्हाट इज़ इनहेरिटेंस हम बहुत जल्दी जल्दी ये चैप्टर कवर करेंगे, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और हम इसको फिनिश नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में वो कहलाता है इनहेरिटेंस। मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो उनके बच्चों में जाते हैं, ठीक है, मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो उनके बच्चों में जाते हैं वो इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में जो भी एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और रिवाइज करते रहना है। ठीक है, व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस और हेरिडिटी की स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी क्या होती है? ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स की एक ब्रांच है रिलेटेड टू पासिंग टू जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, वेरिएशन क्या होता है? अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला टर्म है वो है वेरिएशन। वेरिएशन एनी डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स इन अ स्पीसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी स्पीसीज। इसका मतलब है कि हम सब अलग अलग दिखते हैं, इसी को कहते हैं वेरिएशंस। जैसे हम अपने भाई बहनों से अलग दिखते हैं, मम्मी पापा से अलग दिखते हैं, इसी को क्या कहते हैं? वेरिएशंस। एनी डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अ स्पीसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेरिएशंस। ओके, हेरिडिटी का जो बेस होता है वो क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है। इसको एज इट इज लर्न कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट है हमारा सहीवाल काउज। इसके बारे में क्वेश्चन आता है नीट में, हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये पंजाब में डेवलप की गई थी बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। ये हाइब्रिडाइज्ड ब्रीड है। मेंडल इन्होंने 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था, 1856 से 1863 तक। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर, गार्डन पीस पे किया था। पाइसम सेटाइवम कहते हैं इसे साइंटिफिकली। इसमें 14 क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी कि 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम क्या था? इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम आता है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और इन्होंने जीन्स को क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था। उस टाइम पे जीन्स वर्ड डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये जो फैक्टर्स अपने सेंटेंस में या फिर अपने एक्सपेरिमेंट में फैक्टर वर्ड यूज करते थे तो वो जीन के लिए ही यूज करते थे। एलील्स क्या होते हैं? व्हाट इज एलील? एलील होता है एक जीन के डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब एक जीन के जो भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं एलील्स। इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने 1856 से 1863 तक 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था इन्होंने? गार्डन पीस पे एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था। ही यूज्ड गार्डन पीस इन हिज एक्सपेरिमेंट फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, इन्होंने 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया था। 7 ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, इसलिए बार बार मैं रिवाइज करा रही हूँ।
मेंडल ने जीन्स को क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था। एलील किसे कहते हैं? सेम जीन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उन्हें एलील कहते हैं। ओके, मेंडल ने जीन्स को क्या बोला था? फैक्टर बोला था, क्योंकि उस टाइम पे जो जीन्स वर्ड है वो अननोन था, नोन नहीं था। तो क्वेश्चन आता है आपकी नीट में कि मेंडल ने जो फैक्टर वर्ड यूज़ किया था वो एक्चुअली होता क्या है? तो वो जीन होता है। ठीक है, मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलील क्या होते हैं। एलील दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, एलील डोमिनेंट होते हैं और रेसेसिव होते हैं। ठीक है, एलील बेसिकली क्या है? अभी हमने पढ़ा था एलील क्या है। एलील सेम जीन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ओके, तो सेम जीन के डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। तो डोमिनेंट यानी कि इनको डिनोट करते हैं अपर केस से, और जो लोअर केस से रिसेसिव को डिनोट करते हैं। रिसेसिव एलील जो होते हैं उनको लोअर केस से डिनोट करते हैं। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो जो होमोजाइगस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो भी टू टाइप्स के होते हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, यानी कि देखिए इसमें टू कैपिटल टी और कैपिटल टी ये दोनों डोमिनेंट है। यानी कि हम डोमिनेंट एलील को किससे डिनोट करते हैं? अपर केस से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसमें बोथ एलील्स आर डोमिनेंट हैं। ठीक है, रिसेसिव को किससे डिनोट करते हैं? लोअर केस से डिनोट करते हैं, तो इसमें बोथ एलील्स क्या हैं? रिसेसिव है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस एलील का मतलब है, अब इसमें क्या, ये दोनों एलील्स कैसे हैं? एक टाइप के हैं ना। होमोजाइगस का मतलब एक तरह के, कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों एक ही टाइप के एलील्स हैं। एंड हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है कि इसमें एलील्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक डोमिनेंट होगा और एक जो है रेसेसिव होगा। होमोजाइगस में क्या, अगर डोमिनेंट है तो दोनों एलील्स डोमिनेंट हैं, रेसेसिव है तो दोनों एलील रेसेसिव हैं। हेट्रोजाइगस में एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा, वन डोमिनेंट वन रेसेसिव। ओके, नेक्स्ट होते हैं जीन्स। क्या होते हैं? तो जो जीन्स होते हैं वो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो डीएनए के स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं उनको जीन्स बोलते हैं। ये हेरिडिटी की यूनिट भी कहलाते हैं और ये डीएनए की यूनिट भी कहलाते हैं। फिनोटाइप का क्या मतलब होता है कि व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, कि कैसा दिख रहा है, और जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप होता है। अकॉर्डिंग टू बैटसन, बैटसन के अकॉर्डिंग क्या होता है? रेकॉन यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी कि रिकॉम्बिनेशन की यूनिट को क्या बोलते हैं? रेकॉन बोलते हैं। म्यूटेशन की यूनिट को क्या बोलते हैं? म्यूटॉन बोलते हैं। सिस्ट्रॉन क्या होते हैं? ये यूनिट ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर ट्रांसमिशन स्टार्ट, जहां से ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है उस डीएनए की यूनिट होती है, इनको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो साइज क्या होता है? सिस्ट्रॉन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है म्यूटॉन, और उससे छोटा होता है रेकॉन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें एक आरसी पनेट थे साइंटिस्ट, इन्होंने पनेट स्क्वायर दिया था, और ये पनेट स्क्वायर दिया था, ये जेनेटिक्स में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको हमें याद रखना है कि पनेट स्क्वायर किसने दिया था? आरसी पनेट ने दिया। अब जो मेंडल के द्वारा जो पी प्लांट पे स्टडी किए गए थे कैरेक्टर्स, तो वो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे पी प्लांट पे। तो क्वेश्चन हमारा आता है इसमें कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स स्टडी किए थे? तो मेंडल ने पी प्लांट पे 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जैसे सपोज पॉड शेप है, तो इसमें आप बताइए कि पॉड शेप का डोमिनेंट वाला बताइए कौन होगा? तो पॉड शेप का डोमिनेंट वाला होगा इन्फ्लेटेड। ठीक है, यानी कि फूला हुआ जो हमारी फली होगी वो क्या होगी? डोमिनेंट होगी। और रिसेसिव क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कि जो पिचकी हुई होगी वो क्या होगी? फली, वो हमारी रेसेसिव होगी। इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इसे वन बाय वन देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसे देखेंगे। स्टेम हाइट जो होता है उसका टॉल डोमिनेंट होता है। स्टेम प्लांट हाइट या स्टेम हाइट जो होता है उसका टॉल क्या होता है? डोमिनेंट होता है, और डॉर्फ होता है वो रेसेसिव होता है। और फ्लावर पोजीशन जो होता है, या फिर फ्लावर पोजीशन में एक्सियल जो होता है पोजीशन, वो डोमिनेंट होती है, और टर्मिनल जो पोजीशन होती है वो रेसेसिव होती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज ये प्लांट स्टेम है, ठीक है, ये प्लांट स्टेम है। तो प्लांट स्टेम में क्या बोलते हैं कि अगर सपोज कि फ्लावर, अगर सपोज कि यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पे जब फ्लावर निकलेगा तो क्या होगा कि वो प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा। और ये कौन सी पोजीशन है, ये है टर्मिनल। तो यहाँ पर जब ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा तो ये क्या कहलाएगा, ये रेसेसिव कैरेक्टर इसका कहलाएगा। और अगर फ्लावर जो स्टेम है, सपोज कि अगर फ्लावर इसमें इस तरह से निकल रहे हैं, यहाँ पर एक्सियल में निकल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट जो स्टेम होगा उसकी ग्रोथ बराबर होगी, अच्छे से होगी, तो वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या यहाँ पर है कि फ्लावर का जो पोजीशन है वो एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल रेसेसिव है। तो फ्लावर का कलर जो होगा, फ्लावर के कलर जो होगा उसमें वायलेट कलर डोमिनेंट होगा और जो वाइट कलर होगा वो रेसेसिव होगा, ये याद रखना है। अब आता है कि जो पॉट का शेप होगा, पॉट के शेप में इन्फ्लेटेड यानी कि जो इन्फ्लेटेड होगा, फूला हुआ शेप होगा वो डोमिनेंट होगा, फूली हुई फली जो होती है वो डोमिनेंट होती है। और जो पिचकी हुई फली होती है वो कैसी होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब पिचका हुआ, वो कैसी है, वो रेसेसिव है पॉट के केस में, यानी कि जो मटर की फली होती है उसके केस में। और अगर पॉट का कलर देखा जाए तो अगर ग्रीन होगा तो फली कैसी होगी, वो डोमिनेंट होगी, और अगर येलो कलर की फली होगी तो वो रेसेसिव होगी। और सीड के शेप में अगर देखा जाए तो अगर जो सीड है उसका शेप राउंड होगा, गोल गोल अगर शेप होगा तो वो डोमिनेंट होगा। और रिंकल यानी कि अगर ऐसा शेप होगा झुर्रीदार, या फिर जैसे कि रिंकल पड़ जाते हैं ना, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उस तरह की अगर सीड होगी तो वो क्या होगी, रेसेसिव होगी। और सीड कलर यानी कि कॉटिलिडन का कलर, इसका ये कैसा होगा, तो ये होगा, अगर येलो होगा तो वो डोमिनेंट होगी, और अगर ग्रीन होगी तो वो क्या होगी, रेसेसिव होगी। ये है 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी किए थे। ओके, और ये 7 डोमिनेंट फॉर्म्स होते हैं, इनमें 7 डोमिनेंट फॉर्म्स होते हैं और 7 रेसेसिव फॉर्म्स होते हैं। टोटल इनमें 14 फॉर्म्स हमें मिल जाते हैं। टोटल कितने फॉर्म्स मिल जाते हैं, 14 फॉर्म्स मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन के इनहेरिटेंस में जो क्रॉस कराया जाता है वो क्या होता है, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। ओके, मोनो मतलब वन, तो एक जीन के इनहेरिटेंस में जो क्रॉस कराया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट हाइट में टॉल एंड डॉफ वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था, वैसे तो मेंडल ने हाइट, कलर, पोजीशन, शेप इन सब पे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन हमें हाइट के साथ जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हमें सिर्फ वही पढ़ना है। कि तो हम देखते हैं कि जो मेंडल ने पेरेंट लिए थे वो कौन कौन से थे। जो मेंडल ने पेरेंट्स लिए थे वो थे हमारे कैपिटल टी यानी कि इनका टॉल कैरेक्टर था, और स्मॉल टी यानी कि ये डॉर्फ थे। इनके बीच में इन्होंने जब क्रॉस कराया तो जो पहली जनरेशन बनी यानी कि जो F1 जनरेशन बनी, तो इसमें सारे जो प्लांट्स कैसे थे, इसमें जो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स कैसे थे, ये सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले ही थे क्योंकि सारे टॉल थे। फिर इन्होंने F1 जनरेशन के कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले उसमें क्रॉस कराया, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी से फर्दर। तो जब इन दो इंडिविजुअल्स में क्रॉस कराए तो F2 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले वो कैसे थे, उनका रेशियो था उन प्लांट्स में 3 कैसे थे, टॉल थे, और 1 डॉफ रेशियो था। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने ये बताया कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 यानी कि पहली जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं। पहली जनरेशन में क्या मिलते हैं, सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम F2 जनरेशन में क्रॉस कराते हैं तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं और रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो दोनों दिखाई देते हैं, यानी कि 3 कैरेक्टर्स हमारे डोमिनेंट दिखाई देंगे, टॉल होंगे, और 1 हमारा रेसेसिव होगा, डॉर्फ होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो लर्न रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अच्छा, फिनोटिपिक रेशियो का क्या मतलब होता है, ये जो रेशियो होते हैं ये होते हैं कि जो बाहर से एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो हमें दिखाई दे। जीनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं, होता है मतलब जीन्स का रेशियो, ये जीन्स के रेशियो होते हैं, जैसे कि
कैपिटल टी एक ही मिलेगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी दो मिलेंगे तो स्मॉल टी एक मिलेगा। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, 3:1 होगा, यानी कि 3 टॉल होंगे और 1 डॉफ कैरेक्टर का होगा। जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, 1:2:1, यानी कि जो हमारा F1 जनरेशन में हमें मिलेगी वो कैपिटल टी होगी। दो रेशियो जो मिलेंगे वो होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी के, और 1 रेशियो होगा हमारा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी का। तो मेंडल ने मैथमेटिकल एक फॉर्मूला दिया था। ये किस लिए दिया था, ये जीनोटिपिक रेशियो को निकालने के लिए दिया था। इसमें x इज इक्वल टू कैपिटल टी, y इज इक्वल टू स्मॉल टी, यानी कि या तो कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा। चांसेस क्या होंगे, 50% होंगे। यहाँ x की वैल्यू कैपिटल टी होगी, x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, कैपिटल टी होगी, यानी कि एक एलील, x क्या कैपिटल टी क्या है, एक एलील, और y की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल टी है यहाँ पर, तो यानी कि ये दूसरा वाला एलील। अच्छा, एलील तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। तो ये एलील होता है, मीन्स जो बच्चे हुए उनमें 50-50% चांसेस होता है कि कैपिटल टी वाला जीन जाएगा या फिर स्मॉल टी वाला जीन जाएगा। तो ये जो ए और बी ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हाफ, यानी कि 50% ए और बी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, तो ये हमारा पूरा, ये हमें फॉर्मूला पूरा याद रखना है। इस फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं, जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, ठीक है। बाइनोमियल फॉर्मूला बोलते हैं इसे, और इससे हम जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। नेक्स्ट, प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग किसे कहते हैं। प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग यानी कि कंटिन्यूसली इनब्रीडेड वेराइटीज, ये क्या होती हैं, कंटिन्यूसली इनब्रीडेड वेराइटीज होती हैं, यानी ऐसी वेराइटीज जिनको आपस में ही इनब्रीडिंग आपस में ही ब्रीड किया जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं, प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग क्या कहते हैं इन्हें, प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। ऐसी वेराइटीज जिन्हें आपस में ही ब्रीड किया जाता हो, या फिर उन्हें क्या कहते हैं, प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग वेराइटीज, तो इनमें क्या होता है, जब इन ब्रीड होता रहता है, जब कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग होती रहती है वेराइटीज में, आपस में ही इनमें ब्रीड कराया जाता है, तो ऐसी वेराइटीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए इनका जो ट्रेट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, यानी कि जो इनमें गुण होते हैं, ट्रेट होते हैं, वो दूसरी जनरेशन में पहली जनरेशन से डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं नहीं देखने को मिलती। मतलब इनमें जो ट्रेड होते हैं इनहेरिटेंस के, वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसीलिए स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस भी इनको बोलते हैं। ये वाली रिवीजन क्लास आपकी यहीं तक। नेक्स्ट रिवीजन क्लास आपको 3 PM तक प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें टेस्ट क्रॉस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम रिवाइज करेंगे, जिसमें 3 लॉज आते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने के बाद एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे, जिसमें 2 आते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। देन वी विल रिवाइज अबाउट मल्टीपल एलेलिज्म, प्लियोट्रॉपी एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा मत देखना भूलिएगा। ये लेक्चर आपको या फिर ये वाला जो रिवीजन क्लास था, ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर आपको पसंद आए हो तो बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।